नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, तुर्की की राजधानी अंकारा में आज से यानी 7 जुलाई से 2 दिन का नाटो का शिखर सम्मेलन शुरू हो रहा है और नाटो देशों के, जिसमें 32 मेंबर हैं, 2 मेंबर हाल में बने हैं, उन सब देशों के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो सब जमा होंगे और नाटो के भविष्य के बारे में कोई निर्णय लिया जाएगा। नाटो, आप जानते ही हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, डावाडोल हो गया है। उसके भविष्य को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं। खुद ट्रंप ने उन्हें सवालों के घेरे में ला दिया है। नाटो में उनकी दिलचस्पी बहुत कम है। वो अमेरिका का खर्च घटाना चाहते हैं, यूरोप पर ज़्यादा से ज़्यादा बोझ लादना चाहते हैं। यूरोप इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि इस दिशा में प्रगति हुई है और वो भी मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा कि 2025 के हेग सम्मेलन में कुछ जो तय हुआ था उसमें क्या प्रगति हुई है, क्या यूरोपीय देशों ने किस तरह से अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की कोशिश की है। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, लेकिन जिस तरह का ट्रंप का रवैया है, और ट्रंप इसलिए भी पूरे नाटो देशों से खफा हैं कि उन्होंने, यानी अमेरिका और इजराइल ने, जो ईरान पर हमला किया था उसमें नाटो देशों ने किसी भी तरह की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था। और ख़ास तौर पर जो यूरोप के देश हैं वो तो बिल्कुल उन्होंने हाथ छाड़ लिए थे। यहाँ तक कि अपने जो बेसेस हैं, अड्डे हैं, उनका भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था ईरान के खिलाफ। और इससे बहुत खींचे हुए थे ट्रंप, बहुत परेशान थे, क्योंकि ये पूरी जंग उन्हें फिर अपने दम पर लड़नी पड़ी और उसका जो हश्र हुआ वो सब हमारे सामने है। तो डोनाल्ड ट्रंप बहुत खिसियाए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं और अपना गुस्सा यूरोप पर लगातार उतार रहे हैं। कभी किसी देश पर, कभी किसी देश पर, कभी ब्रिटेन पर, कभी जर्मनी पर, कभी इटली की मेलोनी पर अटैक कर रहे हैं। तो ये सिलसिला चल रहा है। यूरोप और अमेरिका के बीच दरार बहुत गहरी हो गई है। ऐसे में ये जो नाटो का सम्मेलन होने जा रहा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है नाटो के भविष्य को लेकर, कि अमेरिका की भूमिका क्या होगी और यूरोप क्या अब उस रूप में अमेरिका को देख रहा है, अमेरिका पर भरोसा कर रहा है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस नाटो का एजेंडा क्या है। एजेंडा मुख्य रूप से वही 3-4 बिंदु हैं, जिसमें सबसे पहला तो ये है कि जो नाटो के दूसरे देश हैं वो अपने खर्च को कैसे तेज़ी से बढ़ाएं और अमेरिका अपना खर्च कैसे कम करना चाहता है। ये ट्रंप का एजेंडा है कि कैसे अमेरिकी खर्च नाटो पर कम हो। वो तो यूरोप से अपनी जो फ़ौजें हैं उसको भी कम करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। एक समय तो ऐसा लग रहा था कि वो नाटो को पूरी तरह से डिसमेंटल कर देंगे, लेकिन चूंकि अमेरिकी कानून इसकी एक तरफा इजाज़त नहीं देते हैं, इसलिए वो अभी फ़िलहाल होता नहीं दिख रहा है। हालांकि नाटो का रेलिवेंस अब ख़त्म हो चुका है। ये कोल्ड वार की पैदाइश था और रूस के ख़िलाफ़ ये गठबंधन बना था। रूस ने जो गठबंधन बनाया था वो तो उसने उसी समय जब वो रूस का विखंडन हुआ था वही ख़त्म हो गया था। तो वो संधि तो ख़त्म हो गई थी, लेकिन ये अभी तक जारी है। ये कोल्ड वार की जो मंशा है और जो रूस से एक हवा बनाकर रखा हुआ है, यूरोप ने, खतरा है, डर है, हमला कर देगा, ये कर देगा, वो उसको लेकर यूरोप के खिलाफ गोलबंदी का ये एक मसला नाटो का बना रहता है। हालांकि दूसरे विकल्प भी हो सकते हैं जो कि ज़्यादा आसान और सस्ते विकल्प हो सकते हैं। उसमें सबसे बड़ी बात तो ये है कि यूरोप खुद रूस के साथ एक ऐसा पैक्ट कर ले जिसमें हमले की संभावना खत्म हो जाए और आपसी सहयोग की बात बढ़े। लेकिन शायद नाटो के देशों के इंटरेस्ट कुछ और हैं, अमेरिका के इंटरेस्ट कुछ और हैं, और वो उस पूरे क्षेत्र में अपनी जो पहुंच और पकड़ है बनाए रखने के लिए भी नाटो को बनाए रखना चाहते हैं। लेकिन ट्रंप की दिलचस्पी हम जैसा जानते हैं वो है नहीं। तो लौटते हैं 2025 में जो हेग में सम्मेलन हुआ था
वहाँ ये तय किया गया था कि 2035 तक जो नाटो के देश हैं अमेरिका को छोड़कर, वो अपने जीडीपी का 5% खर्च करेंगे, जिसमें से 3.5% कोर डिफेंस होगा और 1.5% अन्य सुरक्षा कार्यों में खर्च होंगे। और जो यूरोप के कई देशों ने और कनाडा ने पहले से ही काफ़ी बढ़ोतरी कर दी है। बताया जा रहा है कि लगभग 14% का बजट बढ़ा दिया है। ट्रंप चाहते हैं कि ये बजट और भी बढ़े। जैसे जैसे बजट बढ़ेगा वैसे वैसे यूरोप की अर्थव्यवस्था पर इसका दबाव भी बढ़ता चले जाएगा, क्योंकि यूरोप की अर्थव्यवस्था पिछले कई सालों से मंदी की शिकार रही है, फिर मंदी से उभरी भी है, तो वो अभी उस गति से नहीं बढ़ रही है, क्योंकि जो चीन ने बढ़त ले ली है टेक्नोलॉजी के मामले में और मैन्युफैक्चरिंग के मोर्चे पर, वहाँ यूरोप पिछड़ता जा रहा है और वो उतनी बड़े उस पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पा रहा है कि उसकी जो विकास की रफ्तार है वो पहले जैसी हो पाए। तो यूरोप पहले से ही परेशान है और उस पर अगर ट्रंप के दबाव में वो और खर्च करने की सोचता है तो वो और मुश्किलों में फंस सकता है। कहा यह जा रहा है कि वहाँ जो वेलफेयर पर खर्च किए जाते हैं उसमें कटौती करनी पड़ेगी, और अगर कटौती करनी पड़ी तो भारी अनरेस्ट फैल सकता है, पूरे यूरोप में असंतोष फैल सकता है, और जिससे जो राजनीतिक अस्थिरता है वो फैल सकती है। तो ये चुनौतियां हैं यूरोप के सामने। यूरोप इसको एक अवसर की तरह भी देख रहा है वैसे, कि अगर हम अपने पैसे से अपनी सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ेंगे तो अमेरिका पर जो निर्भरता है या अमेरिका की जो गुलामी करनी पड़ती है उससे मुक्ति मिल सकती है। तो एक वैकल्पिक तौर पर यूरोप के देश अब अपने पैरों पर खड़े होने की वकालत भी कर रहे हैं, जैसे फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है, जर्मनी के राष्ट्रपति ने इस दिशा में कई बयान दिए हैं। तो उनसे ये भी लग रहा है कि यूरोप अब पैरेलली काम कर रहा है, वो अमेरिका को भी साथ रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अपने भविष्य के लिए अपनी तैयारियां भी बढ़ा रहा है। तो एक तो ये खर्च बढ़ाने का एजेंडा है, दूसरा डिफेंस इंडस्ट्री को मजबूत करने का एजेंडा है कि उत्पादन बढ़ाया जाए, सप्लाई चेन को सुधारा जाए और ज्वाइंट प्रोक्योरमेंट हो, मिलजुल कर खरीद करें, नई टेक्नोलॉजी, ड्रोन, एयर डिफेंस आदि पर बातचीत होगी। और यही समिट में होगा जिसमें न केवल इन देशों के राष्ट्राध्यक्ष बल्कि उद्योग जगत के लीडर्स भी इसमें शामिल होने जा रहे हैं। खासतौर पर डिफेंस इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति इसमें शामिल होने जा रहे हैं। इस नाटो की बैठक का एक बड़ा एजेंडा यूक्रेन को समर्थन देने का भी है। यूक्रेन आप जानते ही हैं कि केवल नाटो, यूरोप और अमेरिका के सहायता से ही जंग लड़ पा रहा है, नहीं तो रूस ने तो कब का उसको ख़त्म कर दिया होता। तो लगातार यहाँ से हथियारों की फंडिंग, पैसे की फंडिंग, ये सब चल रही है। तो कहा यह जा रहा है कि यूक्रेन की मदद जारी रखनी है, दीर्घकालिक और टिकाऊ सहायता देनी है। इसी सम्मेलन में ये तय हो सकता है कि लगभग 80 अरब डॉलर की मदद यूक्रेन को दी जाएगी, जो कि एक बड़ी रकम होगी यूक्रेन के लिए। तो ये मुख्य रूप से बातें हैं। जहाँ तक विवादों की बात है, मैंने आपको पहले ही कह दिया कि विवादों में घिरा हुआ है पूरा नाटो, और वो सबकी सबसे बड़ी वजह ट्रंप है। ट्रंप ने अकेले तौर पर ईरान पर हमले का निर्णय ले लिया था, नाटो के एलाइज को साथ में नहीं लिया था, और जब नाटो के एलाइज ने उनका साथ नहीं दिया तो वो उन पर गाली गलौज करने लगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि नाटो एक पेपर टाइगर है और जो एलाइज हैं अब सिर्फ पैसे नहीं, पैसे भर न बढ़ाएं बल्कि वो वफादारी भी दिखाएं। तो ये दबाव उन पर पड़ रहा है। अमेरिका की प्रतिबद्धता की बात लगातार देख रहे हैं। और इससे जुड़ा एक और महत्वपूर्ण विवाद है, वो है आर्टिकल 5 का मसला, जो कि सामूहिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, जिसमें ये प्रावधान है कि अगर नाटो के किसी भी देश पर हमला हुआ
तो वो सारे देशों पर हमला माना जाएगा। अब इधर डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं जो ग्रीनलैंड को कब्जा में करने पर आमादा हैं, और इसकी वजह से डेनमार्क के साथ और पूरे यूरोप के साथ एक तनाव पैदा हो गया था, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का हिस्सा है, डेनमार्क की संप्रभुता है उस पर, और अगर उस पर हमला होता है, उस पर कब्जा किया जाता है, तो ये आर्टिकल 5 का सरासर उल्लंघन होगा। तो सवाल उठता है कि इस मसले पर क्या बातचीत होगी, ट्रंप का रुख क्या होगा, क्या अभी भी वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की का इरादा रखते हैं, उनकी मंशा है ये। अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर ये उनके और यूरोप के बीच में जो दरार पैदा हुई है वो और भी गहरी हो जाएगी। तो ये जो शिखर सम्मेलन है, नाटो 3.0 इसको कहा जा रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी जो चुनौती है उनके सामने वो ये है कि कैसे एकजुट रखा जाए नाटो को। अगर सचमुच में ट्रंप चाहते हैं कि नाटो बरकरार रहे और यूरोप को लगता है कि हमें नाटो की ज़रूरत है, अभी हम इस स्थिति में नहीं है कि अलग से अपनी सुरक्षा व्यवस्था तुरंत उसका इंतज़ाम कर सकें, तो उन्हें मतभेदों को दूर करना पड़ेगा। मतभेदों में मध्य पूर्व को लेकर भी है, पैसे कितने खर्च होंगे इसको भी लेकर है, और आर्टिकल 5 का मसला भी है। यूक्रेन की मदद का भी एक विवाद है, लेकिन वो चूंकि मोटे तौर पर माना जाता है कि उसमें एक तरह की सहमति है अमेरिका और यूरोप के बीच में, और वो खर्च तो उस पर होने का वो मुद्दा सुलझ सकता है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इस विवाद को, इस दरार को नाटो के देश इस सम्मेलन में पाट पाते हैं या ये और चौड़ी होती है, क्योंकि ट्रंप खार खाए बैठे हैं। ईरान पर हमले के मामले में जिस तरह से अकेले पड़ गए, पूरे नाटो देशों ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, उसके बाद से वो बुरी तरह से बौखलाए हैं, कल्पे हुए हैं और गाली गलौज की भाषा में यूरोप से संवाद कर रहे हैं। तो वो यहाँ आकर ठंडे होंगे या फिर उसी अंदाज में वो यूरोप को और भी डांटते फटकारते गरियाते रहेंगे और उनकी चूड़ियाँ कसने का काम करेंगे। और ऐसी सूरत में यूरोप के देश उनसे लोहा लेंगे, बगावत करेंगे उनके इस रवैये के खिलाफ, या फिर घुटने टेक देंगे, ये भी देखने की बात है। अभी तक कुछ यूरोपीय देशों ने फिर भी कोशिश की है कि ट्रंप के सामने नतमस्तक ना हो। अब क्या होगा ये देखने की बात है। तो ट्रंप का रवैया, यूरोप का रवैया, ये सब मिलाकर कुछ स्थितियों को बता सकता है कि क्या हालात बनेंगे। यूरोपीय देशों के अमेरिका के दबाव में आने की कितनी संभावना है, इसको लेकर अभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो ये है कि यूरोप के देश अभी सीधा टकराव अमेरिका से नहीं चाहते हैं, ट्रंप से भी टकराव नहीं चाहते हैं, और उनका जो अभी तक रवैया है वो है वेट एंड वॉच का। वो इंतज़ार कर रहे हैं मिड टर्म पोल का। अमेरिका के मिड टर्म पोल में ये माना जा रहा है कि ट्रंप की पार्टी की दुर्दशा होने वाली है, और अगर ऐसा हुआ तो ट्रंप कमज़ोर हो जाएंगे, और अगर ट्रंप कमज़ोर हो गए तो फिर यूरोप के लोगों, देशों के हौसले बुलंद होंगे, यूरोप के नेता भी फिर ट्रंप को काबू में रखने के लिए बहुत सारी चालें चल सकते हैं। तो न केवल यूरोप के देश, नाटो के देश, बल्कि पूरे दुनिया ही की निगाहें मिड टर्म इलेक्शन पे लगी हुई हैं। मिड टर्म इलेक्शन में अगर रिपब्लिकन पार्टी हारती है, कांग्रेस और सीनेट में उसका बहुमत जाता है, तो ट्रंप का इम्पीचमेंट होगा, और इम्पीचमेंट होगा तो ट्रंप की हालत बहुत ही ख़राब हो जाएगी। तो अगले 6 महीने के लिए अगले शिखर सम्मेलन तक के लिए मैं मानता हूं कि नाटो के देश जो ट्रंप के रवैये से नाराज़ हैं वो एकदम से खुलकर आने के बजाय, खुली बगावत करने के बजाय अभी टाइम बाय करेंगे, धीरे धीरे समय निकालने की कोशिश करेंगे। और अगर 2027 के शिखर सम्मेलन तक ट्रंप कमज़ोर हो गए तो अपने आप चीज़ें फिर नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ने लगेंगी। ये एक उम्मीद है यूरोप के
देशों की, और वो इसी रणनीति के तहत आगे बढ़ रहे हैं। जबकि ट्रंप का इरादा ये है कि मिड टर्म इलेक्शन के पहले और कम करें, ताकि मिड टर्म इलेक्शन में अपने लिए एक और पॉइंट गेन कर सकें कि हमने यूरोप की चूड़ियाँ कस दी, हमने इतना खर्च अमेरिका का उन पर जो रक्षा का कर रहे थे वो बचा लिया। तो ट्रंप के सामने ये भी चुनौती है, ट्रंप के सामने ये भी दिखाने की चुनौती है कि यूरोप के देश वफादार नहीं हैं और इनके साथ यही व्यवहार करना पड़ेगा। तो ट्रंप के रवैये पर काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन यूरोप के देश भी अभी जिस हालत में ट्रंप पहुंच गए हैं ईरान वार हारने के बाद, इसमें उनकी स्थिति मजबूत हुई है और ट्रंप कमज़ोर हैं। ये भी बिल्कुल सटीक बात है कि ट्रंप अभी अपने इस टर्म के सबसे कमज़ोर मरहले पर हैं, मुकाम पर हैं, और ऐसी सूरत में उनके पास बहुत ज़्यादा कार्ड्स हैं नहीं। ये बात बार बार ट्रंप दोहराते हैं कि उनके पास कार्ड्स हैं या नहीं हैं, लीवरेज नहीं है उनके पास ज़्यादा, और वो केवल धमकाने और बुली करने के लिए जाने जाते हैं। तो वो ये काम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन यूरोप के देश बहुत चालू हैं, चतुर हैं, और वो ट्रंप को अब दूसरे तरीके से हैंडल कर रहे हैं। और मुझे यही लगता है कि इस शिखर सम्मेलन में एक तरह का ठूस होगा, युद्ध विराम होगा, थोड़ा गर्मा गर्मी हो सकती है। लेकिन जो पिछले सम्मेलन में जिस तरह से मार्को रूबियो या जेडी वांस पेश आए थे नाटो देशों के साथ, वैसा कुछ नहीं होने वाला है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा उन्होंने तल्खी दिखाई थी और एक तरह से दादागिरी दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन आज वो स्थिति अमेरिका की नहीं है, तो उसे नाटो देशों का सम्मान करना पड़ेगा, यूरोप के देशों की बात सुननी पड़ेगी, माननी पड़ेगी। लेकिन देखते हैं इन 2 दिनों के बाद किस निष्कर्ष पर पहुंचता है नाटो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।